हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से, और पहला टाइप है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो मान लीजिए आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हैं। अब ये दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब ऐड होते हैं तो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपके सामने दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है बच्चों? यहां पर लिया हमने अमोनिया। अमोनिया गैस को हमने मिक्स किया हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ, जिसके कारण क्या बना? तो जिसके कारण बना अमोनियम क्लोराइड। अब यहां पर देखेंगे आप बच्चों, अगर तो यहां पर है दो रिएक्टेंट और दो रिएक्टेंट मिलकर बन रहा है आपका एक प्रोडक्ट। तो यहां पर देखिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब यहां पर हमने ली है हाइड्रोजन गैस और उसको मिक्स किया है ऑक्सीजन गैस के साथ, या ऐसा कहें इस हाइड्रोजन गैस को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ। तो क्या मिल गया? तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट है बच्चों H2O, यानी पानी मिल जाता है। चलो तीसरी रिएक्शन देख लेते हैं। जब हम कोई मैग्नीशियम वायर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या हो गए बच्चों? ये भी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब चलते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब आपके पास मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट को डिकम्पोज करके आप अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट अगर बनाते हो तो उसी को कहा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहां पर अगर एग्जांपल देखें तो यहां पर हमने ली है शुगर। जब शुगर को हम गर्म करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन पार्टिकल्स में, और क्या मिलता है? साथ में हमें मिलता है वाटर। तो ये क्या है? तो ये है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड अगर एग्जांपल लिए तो सेकंड एग्जांपल में हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है H2O और O2 में। तो ये भी है एक प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर हमको मिला है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनेगा? अब यहां पर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। ये भी क्या है? तो ये भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब यहां पर हम क्या करेंगे? हम यहां पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी वाटर के अंदर हम छोड़ेंगे करंट एनोड और कैथोड की मदद से, जिसके कारण क्या हो जाएगा? एक जगह पे जमा हो जाएगी हाइड्रोजन गैस और दूसरे साइड में जमा हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। ये भी कैसी रिएक्शन है? तो ये भी है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। और नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? तो नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लीजिए मैंने कोई एक कंपाउंड लिया है और इस कंपाउंड में मैंने दूसरा कंपाउंड ऐड कर दिया जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे यहां पर हमने CuSF4 में Fe डाल दिया। अब बच्चों Fe जो होता है, आयरन जो होता है, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण होता है ये कि आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है और बन जाता है FeSO4 और कॉपर के पार्टिकल नीचे में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी तरह से और देख लेते हैं। यहां पर लिया हमने प्लम्बम। अब प्लम्बम और CuSO4 को अगर हम मिक्स करेंगे तो ये प्लम्बम क्या करेगा? ये प्लम्बम कॉपर को रिप्लेस कर देगा और क्या बनेगा?
PbSO4 बनेगा और कॉपर के पार्टिकल नीचे में डिपॉजिट हो जाएंगे। ये कैसे है बच्चों? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमने लिए दो कंपाउंड AgNO3 और NaCl। अब यहां पर क्या होगा? ये जो Na है ये रिप्लेस कर देगा Ag को और AgNaCl के Na को रिप्लेस कर देगा, जिसके कारण क्या होगा? NaNO3 बनेगा और AgCl व्हाइट PPT हमको वहां पर दिख जाएगा। तो ये कैसे रिएक्शन है बच्चों? तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? तो एंडोथर्मिक प्रोसेस बच्चों ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई कंपाउंड हीट को एब्सॉर्ब करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक आइस क्यूब लिया, एक प्लेट के अंदर उसे रखा और जैसे ही आप उस प्लेट के अंदर उसे रखते हो, क्या होगा? वो सराउंडिंग की जो एनर्जी है, हीट है, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और वो मेल्ट होना चालू हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसके कारण क्या होता है बच्चों? सराउंडिंग का जो टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है कम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। दूसरा उसका एग्जांपल देखेंगे। मान लो हमने पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया और उस पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है? वो उस पानी के अंदर जो हीट है वो खुद के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है? तो जिसके कारण पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ये भी कैसे प्रोसीजर है? तो ये भी है बच्चों प्रोसीजर है एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब चलते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस वैसे प्रोसेस होती है जहां पर हीट लिबरेट होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कैंडल को जला लिया और जैसे ही आप किसी कैंडल को जला लेते हो, क्या होती है? हीट लिबरेट होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और मान लीजिए आपने लिया कॉस्टिक सोडा और उस कॉस्टिक सोडा को आपने अगर पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में हीट लिबरेट होती है, जिसके कारण पानी बॉईल होना स्टार्ट कर देता है और इसको हम कह सकते हैं ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मान लीजिए आपने ले लिया एक सोडियम का मेटल और सोडियम के मेटल को आपने डाला पानी के अंदर और जैसे ही आप सोडियम मेटल को पानी के अंदर डाल देते हो, इतनी तेजी से रिएक्शन होती है और इतने ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है कि एक एक्सप्लोजन सा हो जाता है। तो ये भी कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब चलते हैं बच्चों दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। पहली रिएक्शन आपको दिख रही है CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास? तो हमारे पास मिलता है CaO प्लस CO2। तो यहां पर हमको रिएक्शन होने के लिए हीट को देना पड़ रहा है और CaCO3 उस हीट को एब्सॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो वो कन्वर्ट हो रहा है CaO और CO2 में। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है? जब हम CaO को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? CaOH2 बनता है और बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जिस रिएक्शन को हीट देनी पड़ती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और जिस रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया आपको? याद रहेगा? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? तो वो नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों आप देखते हो बहुत सी चीजें अपने आजू बाजू में होते हुए, जैसे आप देखते हो आपके घर में है गैस स्टोव। वो गैस स्टोव जुड़ा है LPG सिलेंडर से।
जैसे ही आप नॉब को ओपन करते हो, गैस उस गैस स्टोव में से बाहर निकलनी चालू हो जाती है और जैसे ही आप उसको आग लगाते हो वो जलती है। तो ये कैसे है बच्चों? ये है फास्ट रिएक्शन। दूसरी तरफ आप देखते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो आयरन की रस्टिंग है, जंग लगना जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं, तो ये भी एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये भी एक क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहां पर एक रिएक्शन है बहुत फास्ट है, दूसरी रिएक्शन है बहुत स्लो है। तो ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती है वो बहुत सी अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो हमें देखना है। सबसे पहले कुछ चीजें देख लें कि केमिकल रिएक्शन होती क्या क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने है एग्जांपल गैस स्टोव का। अब यहां पर जैसे ही आप आग लगाते हो गैस स्टोव से, गैस जलनी चालू हो जाती है। दूसरा है आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को जंग लगना। तीसरा है बच्चों इफरवेंस का। जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास ले लिया और ग्लास के अंदर आपने इनो या कोई गोली डाल दी, क्या होता है, वहां से बुलबुले निकलना चालू हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन कैसी है? ऐसी रिएक्शन है फास्ट। पहली रिएक्शन है फास्ट, दूसरी रिएक्शन थी स्लो, तीसरी रिएक्शन है फास्ट। अब देखते हैं चौथी रिएक्शन। बच्चों आपने पहाड़ तो देखे होंगे। अब पहाड़ के ऊपर बहुत से कटाव होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, धूप के कारण, बारिश के कारण, ठंडी के कारण वो पहाड़ कटना शुरू हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सॉइल के अंदर। ये भी बहुत लंबी प्रोसीजर है, इसको हम कह सकते हैं ये बहुत ही स्लो प्रोसीजर है। यहां पर केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसका रेट बहुत ही कम है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। अब यहां पर हमने क्या लिया है, तो यहां पर हमने डाला है बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो क्या होता है, एक फास्ट रिएक्शन होते हैं जहां पर आपको नीचे में व्हाइट पीपीडी दिखना शुरू हो जाता है। तो ये भी कैसी है, फास्ट रिएक्शन है। अगर मान लीजिए आपके पास वो सल्फ्यूरिक एसिड है और वो सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट अमाउंट में है, तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। वहीं पर आपका अगर सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत से अलग अलग कारणों के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो कारण कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला कारण है बच्चों नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी आपका रिएक्टेंट कैसा है, उसका नेचर क्या है। वो अल्कली मेटल है या वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है या वो ट्रांजिशन मेटल है या वो मेटलॉइड है, वो कहां पर करता है, उसकी वैलेंसी क्या है, ऐसी बहुत सी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे यहां पर हमने दो पत्थर लिए, पहला वाला है बच्चों सोडियम और दूसरा है बच्चों कैल्शियम। अगर मान लो मैं सोडियम को पानी के अंदर डाल देता हूं तो क्या होगा, बहुत तेजी से वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ और क्या होगा, और एक एक्सप्लोजन हो जाएगा पानी के अंदर। वहीं पर मैं अगर कैल्शियम को पानी के अंदर डालता हूं तो कैल्शियम कंपेरेटिव टू सोडियम बहुत स्लो रिएक्ट करेगा। हालांकि इसकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन सोडियम के कंपैरिजन में इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कम है। तो ये भी हीट प्रोड्यूस करेगा, ये भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे, है ना, एज कंपेयर टू सोडियम। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमको, यहां पर हमें यह दिख रहा है बच्चों नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर आपकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट शब्द है बच्चों साइज ऑफ पार्टिकल। मान लीजिए मैंने ये क्यूब लिया, बढ़िया सा क्यूब है। अब ये अगर आप क्यूब देखोगे, इसको किसी चीज के साथ रिएक्ट करना है तो क्या होगा, इसकी जो 6 सरफेस है तो 6 सरफेस के ऊपर कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा। अब मैं अगर इस क्यूब को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं तो मुझे इतने सारे इसके सरफेस एरिया मिल जाएंगे। अगर मैं इसको और इससे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं तो और छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स बनेंगे, जिसके कारण बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा इसके पास, जिसके कारण क्या होगा, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया?
तो ये भी डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर। आपका साइज ऑफ पार्टिकल कैसा है, आपने बड़ा सा क्यूब डाला है, आपने छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स या ग्रैन्यूल्स करके डाला है, इसके ऊपर भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। अब चलते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट की तरफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी जो आपने रिएक्टेंट लिया उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके ऊपर भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं। अब यहां पर लिया हमने CaCO3 और HCl। अगर मान लीजिए HCl डाइल्यूट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। लेकिन अगर ये HCl आपने लिया बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत बढ़ जाएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तो तीसरा पॉइंट यही कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करेगा। अब चलते हैं बच्चों चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब यहां पर देखिए बच्चों, CaCO3 को मैंने क्या किया, हीट दे दी। तो हीट देने से क्या हुआ, CaO CO2 में कन्वर्ट हो गया। अगर मान लीजिए मैंने CaCO3 को हीट ही नहीं दी, तो वो जैसे के वैसे रहेगा। आई बात समझ में, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। उसी तरह से अगर CaO और H2O को जब मैं रिएक्ट करवाता हूं तो ट्रेमेंडस अमाउंट में हीट लिबरेट होती है। और अगर मान लीजिए मैं सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा के रखता हूं, तो वो जो हीट लिबरेट होती है वो बाहर नहीं जा पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रहेगी, वो फास्ट रहेगी या स्लो रहेगी। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कैटलिस्ट का। अब ये कैटलिस्ट होता क्या है, अगर आप कैटलिस्ट की बात करो तो कैटलिस्ट बच्चों ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता, लेकिन जिसके प्रेजेंस होने से क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिस्ट। जैसे यहां पर देख लीजिए, हमने लिया है वेजिटेबल ऑयल और उसमें से पास किया हाइड्रोजन गैस। अगर मान लीजिए हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं लिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके अंदर एक निकेल नाम का कैटलिस्ट नहीं डाला, तो कभी भी हमारा वनस्पति घी बनेगा नहीं, या बनेगा भी तो बहुत धीरे 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 बनेगा। तो ये निकेल कैटलिस्ट क्या कर रहा है, तो निकेल कैटलिस्ट इस रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, यानी वनस्पति घी को बनाने के प्रोसेस को वो फास्ट कर रहा है। अब ये खुद तो वहां पर अब ये खुद तो वेजिटेबल ऑयल या H2 से रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट होने के लिए हेल्प कर रहा है। आई बात समझ में। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन को ऐड करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट को। यहां पर पहली इक्वेशन आपको दिख रहा है, जहां पर हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया। क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमने क्या किया था, मैग्नीशियम लिया था। अब इस मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। अब यहां पर यह रिएक्शन को हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे रिएक्शन में कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पर कार्बन के अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गई, ये भी हो गई है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट है, यहां पर हमने क्या लिया, इथेन। इथेन को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इथेन। अब यहां पर हाइड्रोजन दो दो जगह से निकल गए हैं और हाइड्रोजन गैस बन गई है। अब ये भी कैसी रिएक्शन है, तो ये भी रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अब ऑक्सीडेशन में एक और पॉइंट देखना है बच्चों।
अगर आप किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसको भी कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहां पर हमने लिया है Fe2+। अब Fe2+ को जब हम पानी के अंदर डालते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ और इलेक्ट्रॉन एक रिलीज हो जाता है। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब चलते हैं बच्चों रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है ये हमें देखना है। तो बच्चों रिडक्शन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं या ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पर दिख रहा है बच्चों H2+F2, हाइड्रोजन गैस ले ली और फ्लोरीन गैस ले ली। अब जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, HF मिलता है, यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलता है। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, तो यहां पर हम फ्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, जिसके कारण हम इसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब आपके सामने सेकंड रिएक्शन है बच्चों, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है कॉपर ऑक्साइड को हमने लिया हाइड्रोजन गैस के अंदर, या फिर ऐसा कहें कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हमने हाइड्रोजन गैस पास की। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा और वो बनाएगा वाटर, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉपर प्योर फॉर्म में। अब यहां पर क्या होता है ना बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन निकल रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया। अब और देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन यानी क्या होता है। यहां पर क्या लिया है हमने बच्चों, तो यहां पर लिया है हमने Fe3+। अब अगर इस Fe3+ में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में। क्लास 11th में आपको इसके ऊपर कंप्लीट एक चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये होता है बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बच्चों एक चीज आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। तो आपके सामने ये रिएक्शन दिख रही है, इसको थोड़ा गौर से देखिए, आपके किताब के अंदर की ये रिएक्शन है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में 10 FeSO4 है और प्रोडक्ट साइड में 5 Fe2SO4 है। अगर हम दोनों के ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, तो रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 40 और प्रोडक्ट साइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 60। अब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो 20 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हमने क्या किया है, हमने लिया है KMnO4 रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट साइड से लिया है K2SO4। अब यहां पर देखोगे तो KMnO4 में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 8 और K2SO4 में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 4। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो हो रहा है इसके कारण हम क्या कहेंगे, तो इसके कारण हम कहेंगे यहां पर हो रहा है रिडक्शन। आई बात समझ में। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने लिया है H2S4 रिएक्टेंट साइड से और लिया H2O प्रोडक्ट साइड से। अब यहां पर अगर आप ऑक्सीजन को कंपेयर करोगे तो H2SO4 में है टोटल 32 ऑक्सीजन और H2O में है टोटल 8 ऑक्सीजन। अब यहां पर देखिए रिएक्टेंट साइड में है 32 ऑक्सीजन, कितने हैं टोटल 32 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड में है टोटल 8 ऑक्सीजन। तो यहां पर 32 से वो 8 के ऊपर जंप कर रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हमने बोला है बच्चों कि जहां पर आता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
वो होता है हमारा रिडक्शन। यानी यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन। अब यहां पर बच्चों जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस चीज का रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जहां पर हो रहा है रिडक्शन, वो क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन को देने में। किसको? KMnO4 को। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर KMnO4 अपने ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, और वो किसको दे रहा है, वो दे रहा है FeSO4 को, जिसके कारण क्या बन रहा है, Fe2SO4 बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं, यानी वो हेल्प कर रहा है FeSO4 ऑक्सीजन लेने में, जिसके कारण हमने क्या कहा, कि हमने कहा KMnO4 हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहां पर देखिए बच्चों, जिसका होता है रिडक्शन उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। इसको याद रखिए, यहां पर ऊपर में हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो KMnO4 है उसमें से ऑक्सीजन निकालने में मदद कर रहा है। यानी जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कर रहे हैं, ये एक एजेंट का काम कर रहा है, KMnO4 को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, जिसके कारण हम FeSO4 को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में? तो ये होता है बच्चों हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहना है और किसको रिड्यूसिंग एजेंट कहना है, ये आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलना है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों ये जो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ये कभी भी अकेला नहीं होता है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा। तो टोटल बनती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलके हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है एक रिएक्शन। यहां पर एक जगह पे लिखा है रिडक्शन, दूसरी जगह पे लिखा है ऑक्सीडेशन। तो जहां पर रिडक्शन हो रहा है वही है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वही हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट। इसको याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कोरोजन का। तो बच्चों कोरोजन क्या होता है? कोरोजन की अगर हम डेफिनेशन देखें, डिस्ट्रक्शन, डिटेरियोरेशन एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ सॉलिड मेटालिक मटेरियल को हम कहते हैं कोरोजन। अब यहां पर हमने क्या किए हैं, अब यहां पर हमने 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दी है किले। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला है पानी और ऊपर से डाल दिया है ऑयल, जिसके कारण इसकी सतह पे बन गया है ऑयल की लेयर। दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला है सॉल्ट सॉल्यूशन। तीसरी हमने ऐसी ही खुली छोड़ दी है, और चौथे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब इसको हमने कुछ दिनों के लिए जैसे कि वैसे छोड़ दिया है, कोई हमने देखा ही नहीं उसकी तरफ। अब कुछ दिनों बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद उसको जंग लग गया। तो कौन से खीले को सबसे पहले जंग लगेगा, तो ऐसे खीले को सबसे पहले जंग लगेगा जिसको हमने सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा था, और ऐसे किले को बहुत धीरे 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 जंग लगेगा जिसको हमने कैल्शियम क्लोराइड के अंदर रखा था और ऊपर से ढक्कन लगा दिया था। तो ये तो हो गई बच्चों कोरोजन की कहानी। जब ये जंग लगता है तो हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखता है कि वो जो खिला है उसके ऊपर एक रेडिश रेडिश कलर का पाउडर जमा हो गया है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्या है वो, Fe2O3.X H2O। यहां पर Fe2O3 बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर क्रिस्टल भी बन रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रस्टिंग। आइए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं ये किस तरह से होता है। अब ये बच्चों
रस्टिंग होती है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के कारण होती है जहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब मान लीजिए हमने ये किला ले लिया और एक साइड को बोल दिया एनोड और दूसरी साइड को बोल दिया कैथोड। अब ये जो एनोड और कैथोड के रीजन होता है ये बहुत पास पास में होते हैं। हमने यहां पर हमारी सिंप्लिसिटी के लिए बहुत दूर दूर बना लिए हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में बहुत ही पास पास होता है, यानी यहां पर एनोड, उसके बाजू में कैथोड, उसके बाजू में एनोड, उसके बाजू में कैथोड, ऐसे बहुत पास पास में ये होते हैं, ठीक है। अब एनोड रीजन पे होता क्या है ये हमको देखना है। तो एनोड रीजन पे आयरन ऑक्सीडाइज होके Fe2+ बनाता है। यहां पर नीचे में रिएक्शन है, Fe से क्या बना, Fe2+ और क्या बन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और कैथोड रीजन पे क्या हो रहा है, तो कैथोड रीजन पे जो रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके बना रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो एनोड रीजन के ऊपर Fe2+ है वो फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे Fe3+। और ये Fe3+ आयन वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Fe2O3 मिल जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रस्टिंग। आई बात समझ में? तो चलते हैं बच्चों, रैंसिडिटी क्या होती है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों तेल का पिपा तो आप सभी के घर में आता होगा। अगर उस तेल के पिपो को आप कुछ महीने के लिए खुला छोड़ दो तो उसमें से एक कुबट कुबट सी बास आती है। अब ये जो कुबट कुबट सी बास आती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रैंसिडिटी। अब ये रैंसिडिटी होती क्यों है, क्योंकि वो तेल बहुत दिनों से खुले में है, जिसके कारण क्या हो गया, वो तेल एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और हमें ऐसी कुबट कुबट सी स्मेल आने लग गई। अब ये रैंसिडिटी से हमको अगर हमारे प्रोडक्ट को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भैया हमको उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा जिसके कारण रैंसिडिटी ना हो और हमको कुबट कुबट की बास ना आए। दूसरी चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, तो दूसरी चीज हमको उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट डालने पड़ेंगे जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन ना हो और हमको कुबट कुबट सी बास ना आए। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 यहीं पर खत्म होता है। अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।